मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें कि पेपर सेकंड, बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, और उसके अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक अंतः स्थापित विविधता भाषा की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले जो विविधता में एकता हमने पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो था, उसमें विविधता में एकता की बात की थी। उसमें हम लोगों ने भौगोलिक, भाषाई, सभी प्रकार की विविधता में एकता की बातें की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो भाषा से संबंधित, भारत में भाषा से संबंधित जो विविधताएं हैं, जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, जो अर्थ परिभाषा है भाषा का, उन सभी पे चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो समाज के एकता के सूत्र में बांधने में भाषा किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या विविधता में एकता वाला, भाषाई विविधता में एकता वाला भारत देश किस प्रकार से अनेक भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में भाषा क्या है, जो डेफिनेशन है भाषा की वो क्या होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को डीपली या गहराई से समझने से पूर्व हमें उसका अर्थ और परिभाषा आना आवश्यक होता है। जो भाषा है या भाषा की परिभाषा है वो हम अगर देंगे तो वो ये कह सकते हैं कि भाषा भाषिक अवयव, उच्चरित या यादृच्छिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो जो विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो प्रतीकों की एक भाषा या व्यवस्था है या एक प्रकार से प्रतीक हैं, वो भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। अब यदि हम देखेंगे कि भाषा वास्तव में क्या है, तो भाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह विचारों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक समूह से दूसरे समूह में और समाज के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य भाषा के द्वारा किया जाता है। और इस आधार पे भाषा की अग्रलिखित विशेषताएं हो सकती है कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहली है, भाषा भाषिक अवयवों से उच्चारित होती है। जो इसके अवयव हैं, जो इसके घटक हैं भाषा में वो घटक पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इनका उच्चारण होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है। ये प्रतीक या यादृच्छिक अर्थात मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। भाषा का निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? जब हम कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जो मनुष्य को अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता हुई, तो उसने भाषा का आविष्कार किया। अगला है, भाषा को एक समूह के योग समझ सकते हैं। प्रत्येक समूह की अलग भाषा होती है। भाषा की भी ये विशेषता होती है कि प्रत्येक स्थान पर समय, स्थान और दूरी के साथ साथ भाषाएं बदलती रहती है एवं प्रत्येक समूह की अपनी स्वयं की अलग भाषा होती है। अगला है, भाषा विचाराभिव्यक्ति का एक साधन है। जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलना चाहता है या ये कहें अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है, तो भाषा उसका एक सशक्त माध्यम होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम होती है। अब ये जो सूची आप लोगों को दिखाई दे रही है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में स्वीकृत भाषाएं एवं उनको बोलने वाले लोगों की संख्या। तो इस सूची से आप लोग समझ जाएंगे कि ये हम भारत देश में 1991 की जनगणना के आधार पर किस प्रकार से भाषाई रूप से बोलने वालों की संख्या थी। जैसे हम असमी की बात करें
या बंगला की बात करें, गुजराती की बात करें, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप लोगों के पास ये आंकड़े उपलब्ध हो जाए कि कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोलने वाले कितने लोग होते हैं। ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। साथ ही जब आप लोग कहीं पे भी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आएगा और ये आंकड़े आप लोग डालोगे तो इसका एक अलग इंप्रेशन जाता है। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले ये सोचा गया या ये देखा गया कि भारतीय संविधान के बाद में भारतीय संविधान के निर्माण के बाद में ये सोचा गया कि किस आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो किया जाए। तो सबसे पहले एकीकरण के बाधक के तत्व के रूप में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही हुआ है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। और इससे असंतोष के स्वर ही सर्वत्र उभरे हैं, आंदोलन हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भाषा है वो ये आवश्यक नहीं कि एक स्थान पर रहने वाले लोग ही उस भाषा का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी लोग संविधान स्वीकृत अपनी अपनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त बताते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं। अब जब बात ये होती है कि कौन सी भाषा को संवैधानिक भाषा माना जाए या कौन सी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहाँ से प्रारंभ किया जाए, तो इसके लिए अनेक आंदोलन भी हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए आंध्र नेता पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिए। उसके बाद व्यापक दंगे हुए और आंध्र प्रदेश बना। जो प्रथम जो राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर। 1966 से हिंदी को पूर्णतः लागू करने की संवैधानिक तिथि पर हिंदी क्षेत्रों में आंदोलन हुए। अब जैसे हम देखें कि साउथ में या जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, जब हिंदी भाषा को पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया या भारतीय भाषा कहा गया, तो इसके लिए भी, इसके विरुद्ध भी आंदोलन हुए। जो अहिंदी क्षेत्र हैं, जो हिंदी क्षेत्र नहीं हैं, मद्रास में 2 प्रमुख नेताओं ने आत्मदाह कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम प्रावधान संशोधन पारित किया गया। जब अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी के विरुद्ध आंदोलन हुए या ये कहा गया कि हमारी भाषा अधिक महत्वपूर्ण है हमारे राज्य के अनुसार, तो 2 नेताओं ने, जब इसके 2 प्रमुख नेताओं ने आत्मदाह किया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो राजभाषा अधिनियम है उसमें संशोधन करके पारित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के पुनर्गठन की मांग को लेकर जनजातियों में झारखंड आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन आदि आंदोलन हुए हैं। और राज्यों के विभाजन का आधार भाषा है, इस रूप में भाषा की विविधता भारत के एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई है। तो जब भाषा की विविधता थी, इसलिए भारत का जो एकीकरण हुआ, उसमें भाषा एक बाधक के रूप में सामने आई पुनर्गठन में, राज्यों के पुनर्गठन में। अब ये तो हुई बाधा की बात। अब जब हम सामाजिक एकता की स्थापना में भाषा की भूमिका को देखते हैं कि जो सामाजिक एकता है वो किस प्रकार से उसमें भाषा की भूमिका होती है, ये जब हम देखते हैं तो भाषा की समस्या अति व्यापक है, इसका समाधान सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि प्रत्येक राज्य में अपनी स्वयं की भाषा बोली जाती है और राज्य के बाहर उस भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। और जो भारत देश है हमारा, वो बहुभाषी देश है, बहुभाषाभाषी देश है और सभी प्रदेश अपनी अपनी भाषाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्यों की संरचना की है कि जो पुनर्गठन आयोग बना उसने भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्यों की संरचना या राज्य बनाए। और ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जब हम ये देखते हैं कि भारत देश में भाषाई विविधता बहुत अधिक है, भाषाई विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु ये विविधता होते हुए भी भाषा हमेशा एक संपर्क भाषा रही है, जिससे समय समय पर विभिन्नता तो हो रही है, फिर भी एकता के सूत्र में इसका महत्व अवश्य रहा है कि भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी भाषा ने किया है। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो जो संस्कृत भाषा है वो संपर्क भाषा थी, जो पूरे देश की सांस्कृतिक भाषा रही है और अनेक भाषाओं की जन्मदात्री जो संस्कृत भाषा है वो रही है। और इसका सीधा संबंध भारतीय भाषाओं तथा आर्य कुल से
है। भारतीय जीवन के जो धार्मिक सामाजिक विधि विधान और संस्कार हैं उसकी भाषा संस्कृत ही रही है। और आज भी सभी प्रकार के जितने भी जो भी धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान जो विधान होते हैं वो संस्कृत में ही किए जाते हैं। और इसका संस्कृत भाषा का अपना भारतीय समाज में एक अद्वितीय स्थान होता है। सॉरी। और भारतीय भाषाओं के साहित्य व्याकरण और शब्दांबर के साथ साथ अभिव्यंजन की क्षमता की अपार शक्ति होने के कारण संस्कृत भाषा विगत 4000 वर्षों से भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के एकीकरण में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रही है। अब जब बात करते हैं हम संस्कृत भाषा की, तो आधुनिक युग में भी, आधुनिकता आने के पश्चात भी, जब भारतीय समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ उसके पश्चात भी जो धार्मिक कर्मकांड है, संस्कार है, विधि विधान है, उनमें सभी में संस्कृत भाषा का महत्व 4000 वर्ष से रहा है। जो हिंदी का विरोध है वो भारत में है, किंतु दक्षिण के लोगों पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव है, इसका कोई विरोधी नहीं है। हिंदी भाषा का तो जो दक्षिण के लोग हैं, जो साउथ के लोग हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं, परंतु जो संस्कृत भाषा है उसका कोई विरोध नहीं है। और संस्कृत के बाद जो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश भाषाएं अपने अपने युग में महत्वपूर्ण रही है। और मध्यकाल में अरबी या फारसी भाषाएं संपर्क भाषाएं रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी भाषाओं का अपना महत्व है और मध्यकालीन शासकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की तुलना में अपने नए तरीके, प्रथाएं और धर्म आदि प्रारंभ किए। इसके उपरांत भी भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को पूर्णतः नहीं बदल पाए। जो भी बाहरी शासक आए, जो भी आक्रमणकारी आए, जिन्होंने भी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, भारतीय संस्कृति के विरोध में जाकर काम करने का प्रयत्न किया, वे सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कुछ बदलाव तो की अवश्य किया, परंतु पूर्ण रूप से वो इसको जो बेसिक उसकी संरचना थी, भारतीय सामाजिक आर्थिक संरचना थी, उसको वो नहीं बदल पाया। उस काल में भी भारतीय संस्कृति काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही, परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा और जिसका प्रभाव उस समय की भाषा, धर्म और संस्कृति पर भी देखा जा सकता है। किंतु विदेशी शासन व्यवस्था के होते हुए भी जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जब विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए, चाहे वो मुस्लिम हो, हूण हो, शक हो, कुषाण हो, या फिर ये कहें कि उसके पश्चात अंग्रेज़ों का भारत में जब आगमन हुआ, तो ये सब होते हुए भी जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। विशेष रूप से यदि हम परंपरागत भारतीय समाज में देखें तो जो जाति प्रथा है, ग्रामीण हिंदू व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, हिंदू संस्कृति है, वो अपरिवर्तन ही रही, या अगर परिवर्तन भी हुआ तो बहुत ही कम या न्यून परिवर्तन उसके अंदर दृष्टिगोचर होता है। और वर्तमान समय में भारतीय आर्य भाषाएं साहित्यिक भाषाएं बन गई है। संविधान में भी इन्हें स्थान मिला है। अनेक धार्मिक, सामाजिक सुधार आंदोलनों आदि के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए हैं, विरोध के स्वर भी सुनाई पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा के खिलाफ या भाषाओं के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए, इनको परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, परंतु ये सब होने के बाद भी आज हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अर्थात जब व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करता है तो अधिकतम हिंदी भाषा में ही करता है और इसको मान्यता भी मिल चुकी है। और जो अन्य भारतीय आर्य और द्रविड़ भाषाएं हैं वो थोड़े बहुत विरोध के पश्चात संपर्क भाषा के अस्तित्व को स्वीकारने लगी है। हिंदू मुस्लिम विरोध ने भी एक अलग संस्कृति को जन्म दिया है। चूँकि भाषा कोई स्थिर प्रघटना नहीं है, उसमें अनवरत परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस कारण बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ वह अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है। अतः निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि भावात्मक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता के स्थापना में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा का योगदान इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अब वह भाषा चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई स्थानीय या किसी राज्य की भाषा हो, प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है। और भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में भाषा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इतनी भाषाएं होने के पश्चात भी भाषाई रूप से एकीकरण हमें देखने को मिलता है, भाषाई एकीकरण देखने को मिलता है। तो जब भी हम बात करते हैं भाषा के आधार पर, तो भारतीय समाज में हमें भाषा
की एकता भाषा की विविधता में एकता दिखाई देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जब हम लोग बात करेंगे, अन्य विविधताओं की बात करेंगे, जातिगत धार्मिक इन विविधताओं की बात करेंगे। और आप लोग अब रेगुलर अपने वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों का टाइम से सिलेबस पूरा हो और जब एग्ज़ाम्स हों तब आप लोगों को इसमें दिक्कत ना आए। धन्यवाद।